गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए हम सभी इस सेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार और सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट से जल्दी से आ जाइए और चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हमारा स्टार्ट हो गया था उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो भी हमारे प्रमुख अंग होते हैं जो उत्सर्जन के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं, और किडनी हम लोगों ने पढ़ना यहाँ पर शुरू किया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किडनी से, और आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ यहाँ पर कि जो भी हमारी किडनी होती है वह किस तरीके से होती है, कैसी होती है, और फिर उसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ सभी बच्चे यहाँ पर। ओके, तो किडनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आप सभी को यह समझना होगा कि जो भी हमारी किडनी होती है वह एक जोड़ी राजमा और सेम के बीज की आकृति की होती है। यह लाल भूरे रंग की होती है और हमारे लोअर एब्डोमेन में पीछे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, दाईं ओर की जो किडनी होती है वह बाईं ओर से थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि हमारा जो यकृत होता है वह दाईं ओर होता है। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह बताया कि जो वेट होता है वह कितना होता है यहाँ पर 140 ग्राम। कितना होता है यहाँ पर 140 ग्राम। हाँ सिंचन, सच बात है ये। ठीक है, 140 ग्राम। और देन उसके बाद हम सभी ने यहाँ पर देखा कि जब हम वृक्क का अध्ययन करते हैं तो उसे हम सभी नेफ्रोलॉजी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। इसके आगे का अब सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, फिर उसके बाद किडनी के बारे में और भी चीजों को हम सभी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहले नंबर पर हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ना एक नेफ्रॉन के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? नेफ्रॉन के बारे में बात होगी। ठीक है, कि नेफ्रॉन क्या होता है। अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो आंसर करना है कि नेफ्रॉन को हम सभी कहते हैं यूनिट ऑफ द किडनी, यानी कि वृक्क की इसको हम सभी इकाई यहाँ पर कहते हैं। और औसतन अगर आप यहाँ पर देखो तो एक वृक्क में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर किसी भी किडनी को देखते हो तो किडनी के अंदर आपको 1 मिलियन नेफ्रॉन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और जो नेफ्रॉन होता है दरअसल वही क्या करता है, ब्लड को छानता है, और ये किडनी के अंदर पाया जाता है, और इसी वजह से इसको हम सभी क्या कहते हैं? तो आंसर करना, इसीलिए इसे हम सभी किडनी की इकाई यहाँ पर कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बनता है एक शब्द रीनल। आप सभी को मैंने यहाँ पर बताया है कि रीनल का क्या मतलब होता है। जहां पर भी रीनल शब्द आता है उसका मतलब होता है किडनी, हमारा वृक्क, हमारी किडनी। ठीक है, तो जहां पर भी रीनल शब्द आए आप अच्छे से वहां पे समझ जाना कि किडनी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक शब्द नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन को हम सभी हमारी किडनी की इकाई कहते हैं। जो ब्लड छनता है वह किडनी में ही छनता है। और साथ में आपको यह ध्यान में रखना है कि एक वृक्क में यानी कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं रीनल के बारे में, तो जहां पर भी रीनल वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब होता है हमारी किडनी, हमारा वृक्क, उसका यहाँ पर मतलब होता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ना एक शब्द के बारे में और हम लोग बात करेंगे, और ये जो वर्ड है ये शब्द होता है हमारा रीनल कैप्सूल। क्या होता है? रीनल कैप्सूल। आप सभी को मैंने हृदय पढ़ाया है, हार्ट पढ़ाया है, और मैंने साथ में आपको यह भी समझाया है कि जो भी हृदय होता है, जो भी हार्ट होता है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, एक आवरण पाया जाता है। हृदय के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे हम सभी पेरिकार्डियम कहते हैं। याद आया? ठीक है, इसी तरीके से जब हम लंग्स के बारे में यानी अपने फेफड़ों के बारे में बात करते हैं तो फेफड़ों के चारों तरफ एक आवरण, एक लेयर पाई जाती है, और उस आवरण या उस लेयर को हम सभी प्लूरा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब कभी भी हम लोग अपनी किडनी को देखते हैं
तो किडनी के चारों तरफ, जब कभी भी हम लोग किडनी को देखते हैं तो किडनी के चारों तरफ आपको एक आवरण यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर आपको एक कवरिंग दिखाई देती है। और किडनी की तरफ जो चारों तरफ आपको यह आवरण दिखाई देता है, जो किडनी को सुरक्षित बनाती है, किडनी को स्वस्थ रखती है, उसको हम सभी क्या कहेंगे? रीनल कैप्सूल कहेंगे। और इस एक कैप्सूल के अंदर ही हमारा जो वृक्क होगा, हमारी जो किडनी होती है, वो बहुत ही अच्छे से सुरक्षित यहाँ पर रहती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक नए शब्द के बारे में बात करेंगे, रीनल फेशिया। एक नए शब्द के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, रीनल फेशिया। अब हम सभी यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि यह रीनल फेशिया क्या होता है। अब देखो, आप सभी को यह बात पता है कि हमारी बॉडी कैविटी के बारे में, मतलब हमारा जो शरीर होता है वो गर्दन से नीचे से लेकर के हमारा जो कमर का निचला हिस्सा होता है, वहां तक एक खाली जगह होती है और जो सारे अंग होते हैं वो बहुत ही लाइन से वहां पर लगे हुए होते हैं। तो जब हम यहाँ पर अपनी किडनी के बारे में बात करते हैं तो किडनी भी हमारे लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है और पीछे की तरफ पाया जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। और अपनी जगह से इधर उधर ना हो, कभी ऊपर ना हो, कभी नीचे ना हो, कभी आगे पीछे ना हो। इस वजह से वहां पर कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ ऊतक होते हैं जो किडनी को एक जगह पकड़ करके रखते हैं, ताकि क्या हो, किडनी एक जगह से दूसरी जगह क्या हिले डुले ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे ऊतक, एक टिश्यू के बारे में जो कि हमारी किडनी को एक जगह ही रखता है, एक ही जगह पकड़ करके रखता है, मतलब एक ही स्थिति में रखता है। उसे हम सभी रीनल फेशिया के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया रीनल कैप्सूल के बारे में। रीनल कैप्सूल क्या है कि जो भी हमारी किडनी होती है, जो भी हमारा वृक्क होता है, वृक्क के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है, जो आवरण यानी मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसे हम सभी रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया रीनल फेशिया। रीनल फेशिया की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो रीनल फेशिया का मतलब होता है एक इस तरह का टिश्यू, एक इस तरह का ऊतक जो हमारी किडनी को एक जगह क्या करेगा, यहाँ पर स्थिर करके रखता है। एक जगह यहाँ पर उसकी प्रॉपर प्लेस होती है ना, प्रॉपर स्थिति होती है। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो वह क्या कर रहा है कि प्रत्येक वृक्क अपने स्थान पर रीनल फेशिया नामक संयोजी ऊतक के माध्यम से स्थिर रहता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे हम? ईच किडनी इज held in the place by the connective tissue called renal fascia. ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां तक समझ आ गया सभी को? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और शब्द के बारे में हम समझेंगे। ये जो नया शब्द है इसका मतलब होता है हीलम। एक नया जो शब्द होता है इसका मतलब होता है हीलम। हीलम क्या होता है? तो देखो बच्चों, जैसे ये आपकी किडनी है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो लाल रंग की ब्लड वेसल है, ये रक्त को लेकर के, रक्त नलिका रक्त को लेकर के आपकी किडनी में पहुंच रही है। और ये जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम सभी वीन कहेंगे, यानी रीनल वीन इसको हम यहाँ पर कहेंगे, ये क्या काम करेगा यहाँ पर कि रक्त को लेकर के बाहर यहाँ पर निकलेगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर क्या देखोगे कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर बात करो तो रक्त को लेकर के अंदर प्रवेश हो रहा है, रक्त को लेकर के बाहर यहाँ पर आया जा रहा है। तो एक ऐसा स्थान, ये वाला स्थान जहां पर आपको रक्त नलिका अंदर जाती हुई और रक्त नलिका बाहर आती हुई दिखाई देती है, उसी स्थान को हम सभी क्या कहते हैं? हीलम यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीलम यहाँ पर कहते हैं। अनूप कुमार बार बार पूछ रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट कब होगा, प्लीज रिप्लाई। आज कंप्लीट है, अनूप के लिए आज कंप्लीट है और बाकी जो बच्चे हैं वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अनूप के लिए आज कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट। हो गया बच्चों? यहाँ तक समझ आ गया? तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि द हिलम इज द कॉन्केव पार्ट ऑफ द किडनी। कॉन्केव पार्ट मतलब क्या? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है।
इस वाले हिस्से की अगर आप यहाँ पर बात करो तो ये वाला जो हिस्सा होता है जहां पर ब्लड वेसल अंदर जा रही है और ब्लड वेसल बाहर आ रही है, रक्त नलिका अंदर जा रही है, रक्त नलिका बाहर आ रही है, तो इस वाले हिस्से को, पर्टिकुलर इस वाले हिस्से को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, हीलम। ठीक है, हीलम के नाम से इसे हम सभी यहाँ पर जानते हैं। तो वृक्क का अवतल भाग जहां पर रक्त नलिकाएं तथा नसें बाहर तथा अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं, उस स्थान को हम सभी हीलम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चलो बेटा देखो एक बात सुनो, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, अनूपो चाहे कोई भी बच्चा हो इसमें। अब मैंने बोल दिया तो ये बच्चा दुखी हो गया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने क्यों बच्चे को बोला। देखो बेटा पहली बात तो ये है कि आपकी हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, उसमें भी कोई ना कोई सैटरडे आपकी छुट्टी पड़ ही जाती है या कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, मैं इसी वजह से पहले यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि लिखने में टाइम यहाँ पर बचे, समझाने में बचे। ठीक, और जब आप बार बार इस तरह का कमेंट करते हो ना, तो टीचर को क्या लगता है कि शायद बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है, दोनों बातें होती हैं। ठीक है, तो टीचर जो होता है वो इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा है, ठंडियों में इतना ज्यादा ट्रैवल करके स्टूडियो आना और फिर आपको पढ़ाना, वो भी इतने प्यार से, है ना, तो फिर क्या होता है यहाँ पे अच्छा फील नहीं होता बेटा, ये चीज बहुत इंसल्टिंग फील होती है। कब खत्म होगा कोर्स, कब खत्म होगा? अरे भाई तुम्हें इतना अच्छा टीचर, यहाँ पे सब जितने भी टीचर्स है, इतने अच्छे टीचर्स तुम्हें मिल रहे हैं जो इतने प्यार से तुमको पढ़ाते हैं, फिर तुम इस तरह की चीजें करते हो। हाँ, रिवीजन अच्छे से हो बेटा, रिवीजन करने वाला बच्चा अभी भी रिवीजन कर लेगा। ठीक है, जो चैप्टर्स हो चुके उसका रिवीजन करो, किसने मना किया है? अब इधर उधर की बातें नहीं, पढ़ाई पे फोकस। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हीलम के बारे में, तो हीलम क्या होता है, जहां पर आप देखेंगे कि रक्त नलिका और नसें बाहर और अंदर प्रवेश करती हुई आपको दिखाई देती हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी किडनी के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? अपनी किडनी के बारे में। ठीक है, हमारी किडनी ये है, और जब हम किडनी को यहाँ पर देखते हैं ना, तो किडनी को अगर हम इस तरह से कट कर दें, इस तरीके से हम सभी यहाँ पर इसको कट कर दें, तो किडनी को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया जा सकता है। किडनी को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में यहाँ पर इसको बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला जो भाग होता है उसको हम सभी रीनल कॉर्टेक्स यानी कि वृक्क प्रास्थस्था के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा होता है वो है रीनल मेडुला, जिसे हम सभी वृक्क मज्जा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पर मैं सभी, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, मैं उनको यही कहूंगी कि आप इंग्लिश में नाम याद रख लीजिए, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। ठीक है, ओके बच्चों, क्योंकि एग्जाम में मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला यही लिखा हुआ आता है, इस वजह से। ठीक, चलो, तो किडनी को हमने क्या किया, इस तरीके से कट कर दिया। जब हमने इस तरीके से कट किया तो ये बाहर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आउटर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम सभी क्या कहते हैं? आंसर करना, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो अंदर का हिस्सा ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम सभी क्या कहते हैं? रीनल मेडुला के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो किडनी कितने भागों में अंदर से बटा हुआ है? 2 भागों में यहाँ पर बटा हुआ है। चलिए, अब नेक्स्ट पहले नंबर पर रीनल कॉर्टेक्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप सभी रीनल कॉर्टेक्स को देखो तो यह किडनी का बाहर का भाग है, किडनी के बाहर का भाग ये यहाँ पर होता है। ठीक है, और साथ में मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन के बारे में बताया था कि जो नेफ्रॉन होता है वह हमारी किडनी की इकाई होती है। जो नेफ्रॉन होता है वह एक किडनी में लगभग 1 मिलियन के आसपास होता है, और यही रक्त को छानता है और यूरिन यानी मूत्र बनाने का काम करता है। तो अगर आप सभी बात करते हो नेफ्रॉन के बारे में, और अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि यह बताओ कि नेफ्रॉन कहां पर पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, पर किडनी के किस भाग में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि नेफ्रॉन का 80% भाग कहां पर पाया जाएगा? रीनल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? रीनल कॉर्टेक्स में यहां पर पाया जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलो, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स के बारे में, तो जो रीनल कॉर्टेक्स यहाँ पर होता है वह वृक्क का बाह्य भाग होता है, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर
कि रीनल कॉर्टेक्स में लगभग 80% नेफ्रॉन का भाग यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है रीनल मेड्यूला। क्या आएगा अब हमारा यहाँ पर? रीनल मेड्यूला। तो रीनल मेड्यूला क्या था बच्चे? अंदर वाला भाग था, किडनी के अंदर वाला भाग था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो नेफ्रॉन का 15 से 20% भाग यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगर आप इस इमेज को और ध्यान से देखो तो आप सभी को यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरीके से पिरामिड की तरह एक संरचना दिखाई देगी। किसकी तरह? पिरामिड की तरह एक संरचना आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। ये जो पिरामिड की तरह यहाँ पर संरचना दिखाई देती है उसे हम सभी रीनल पिरामिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रीनल पिरामिड के नाम से इसको हम सभी यहाँ पर जानते हैं। और मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब मूत्र बन रहा है ना, तो जो मूत्र बनता है वह कॉर्टेक्स वाले हिस्से में ही बन जाता है, वो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में ही यहाँ पर बन जाता है। और जो मूत्र का वॉल्यूम होता है उसका कम होना, उसका सांद्रत यहाँ पर होना, वो कहाँ पर होता है? तो आंसर करना रीनल मेड्यूला में होता है। कहाँ पर होता है? रीनल मेड्यूला में होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे आप रखेंगे। एक बार फिर से बताती हूं, ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि रीनल यानी कि हमारी किडनी दो भागों में बटी हुई होती है। पहला होता है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स वृक्क का बाह्य भाग होता है, यानी किडनी का बाहर का भाग होता है। और यहाँ पे जो नेफ्रॉन होते हैं वह 80% तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला की अगर आप यहाँ पर बात करो तो यह किडनी का अंदर का भाग होता है और यहाँ पर नेफ्रॉन का 15 से 20% भाग पाया जाता है। फिर रीनल मेड्यूला यानी ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये आगे जाकर के बहुत सारे अलग अलग भागों में बट जाता है, शंकुदार भागों में, यानी कि कॉनिकल फॉर्म में यह बट जाता है। ठीक है, और साथ में आपको यह देखना है कि यह कॉनिकल यानी कि त्रिभुज की आकृति है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? पिरामिड कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि रीनल मेड्यूला आगे जाकर के बहुत सारे अलग अलग शंकुकार भागों में बट जाती है, जिसे हम सभी रीनल पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या पूछता है उसको समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर कि किडनी का अंदर का भाग क्या कहलाया जाता है? रीनल मेड्यूला। नेफ्रॉन का कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर पाया जाता है? 15 से 20%। और फिर पूछता है कि यह बताइए कि शंकुधार यानी कि जो रीनल पिरामिड्स होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, किस भाग में पाए जाते हैं? तो भी आपका क्या आंसर करना है? रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो यहां से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं और नोट करके लिखेंगे रीनल पेल्विस। क्या लिखेंगे? रीनल पेल्विस। ठीक है, तो किडनी दो भागों में बटा था, रीनल मेड्यूला और रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब यहां पर ना एक अलग तरह के रीनल पेल्विस के बारे में हम बात करेंगे कि रीनल पेल्विस क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक इमेज दिखाती हूं, उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये आपको आपकी किडनी दिख रही है। किडनी का ये जो बाहर वाला जो हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या है बेटा? आपका रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद आपको जो यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज की आकृति का, शंकु आकृति का क्या दिखाई दे रहा है? तो आंसर करना कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीनल पिरामिड। क्या दिखाई दे रहा है हमें? रीनल पिरामिड, जो कहां पर पाया जाता है? रीनल मेड्यूला में पाया जाता है। अब आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि जो नेफ्रॉन होता है वह ब्लड को छानता है और यूरिन बनाता है, मूत्र बनाता है। ठीक है, और वो कहां पर पाया जाएगा? रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा उसका आप देखेंगे कि मेडुला वाले हिस्से में भी लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जब मूत्र यहां पर बन जाता है तो थोड़ी देर के लिए किडनी के अंदर, ध्यान रखो, किडनी के अंदर मूत्र थोड़ी देर के लिए यहां पर इकट्ठा होता है।
थोड़ी देर के लिए जो मूत्र होता है वह किडनी के अंदर यहाँ पर इकट्ठा होता है और फिर इसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो अगर किडनी के अंदर मूत्र जहां पर थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है उसी को हम सभी रीनल पेल्विस के नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रीनल पेल्विस क्या है तो आप बताएंगे कि किडनी के अंदर जैसे ही मूत्र का निर्माण होगा एक खाली स्थान उसे कुछ देर के लिए संग्रहित करके रखता है और उसी को हम सभी रीनल पेल्विस के नाम से यहां पर जानते हैं। रीनल पेल्विस के नाम से उसको हम यहां पर जानते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई डाउट है? मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूं आज, है ना, ताकि शब्दों में आपको थोड़ी क्लियरिटी रहे। यहां तक सबको समझ आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हमने क्या देखा कि किडनी जो है उसके अंदर नेफ्रॉन है, वहां पर मूत्र बन रहा है और मूत्र जब बनेगा तो एकदम से नहीं निकलेगा ना, मूत्र बनेगा, थोड़ा सा स्टोर होगा। तो कहां पर स्टोर हो रहा है? तो आंसर करना किडनी के अंदर कहां पर स्टोर हो रहा है, तो आंसर करना रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया है? चलो, तो अब हम लोगों ने यहां पर किडनी को पढ़ लिया, लेकिन यहां पर बार 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 मैं आपको कह रही हूं नेफ्रॉन नेफ्रॉन नेफ्रॉन। तो एक काम करते हैं, जब हम किडनी पढ़ रहे हैं तो हम नेफ्रॉन को भी साथ में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम यहाँ पर नेफ्रॉन को देखेंगे कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन किस तरीके का पाया जाता है। अब यहाँ पर किडनी के अंदर आपको इस तरीके का नेफ्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा ही खतरनाक है। ये पूरी संरचना यहां से लेकर के ये पूरी संरचना पूरी की पूरी नेफ्रॉन की है। अब जब आप इसको पढ़ोगे ना, जब आप इसका चित्र बनाओगे, इसको लेबल करोगे, यानी इसके नाम लिखोगे अलग अलग भागों का, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल वे में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल तरीके से हम सभी इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, हटा देती हूँ। चलो, एक सिंपल तरीके से इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये बनाना है आपको, वो वाला मत बनाना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इतना छोटा किडनी में ये सब होता है मैम? हाँ बच्चे, 1 मिलियन होता है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, इस तरह की संरचना बनानी। मैं एक बार इसी के ऊपर बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से सांप जैसा बना दो, इस तरीके से सांप जैसा बना दो, इस तरीके से, फिर ऐसे लाइन खींच दो, फिर ऐसे और ऐसे। चलो, बन गया आपका नेफ्रॉन। ठीक है, फिर एक दूसरा पेन लेना और उस दूसरे पेन से आप क्या करोगे, इस तरीके से ऐसे 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 करके ऐसे कर दो। हाँ बच्चे, ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, चल, कुछ भी बना सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे करके ऐसे 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 करके बना लो, कुछ भी। हो गया, बन गया सभी का? ओके बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ये जो यहाँ पर इस तरीके से आपको लाल रंग का जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम सभी कहते हैं ग्लोमेरुला। क्या कहेंगे, इसका क्या नाम होगा? ग्लोमेरुला। ठीक है, अब ग्लोमेरुला क्या होता है, चलो इसे हम सभी यहां पर समझते हैं। ग्लोमेरुला की अगर आप यहां पर बात करो, इसका मतलब कि आपकी जो किडनी है वो यहां से शुरू हो रही है, आपकी जो किडनी है वो यहां से शुरू हो रही है और किडनी के अंदर आपका नेफ्रॉन है। तो क्या होता है कि जो रक्त नलिका होती है वो आती है रक्त को लेकर के, और रक्त नलिका रक्त को लेकर के बाहर भी चली जाती है हमारी किडनी से। और जब रक्त नलिका
हमारे किसी भी अंग में पहुंचती है तो वह क्या बनाती है? कैपिलरी बनाती है, केशिकाएं बनाती हैं। याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रक्त नलिका 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। और मैंने आपको बताया था कि जो कैपिलरीज होती हैं यानी कि जो केशिकाएं होती हैं वह सबसे छोटी, सबसे बारीक, हेयर लाइक यानी बालों से भी पतली, बाल जो होते हैं ना हमारे, इससे भी पतली, इससे भी छोटी क्या होंगी? यह रक्त नलिकाएं होती हैं जो एक एक अंगों में रक्त को पहुंचाने और वापस लाने का काम करती है। ठीक है, तो इसी तरह से किडनी में भी रक्त पहुंच रहा है और किडनी से रक्त वापस भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमको रक्त नलिकाओं का एक जाल देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें? रक्त नलिकाओं का, ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क, रक्त नलिकाओं का एक जाल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसी जाल को, इसी नेटवर्क को हम सभी क्या कहते हैं? ग्लोमेरुला। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर? ग्लोमेरुला। ठीक है, ओके। अब जो भी यहाँ पर ग्लोमेरुला होता है उसके नीचे से आपका नेफ्रॉन शुरू होता है। क्या शुरू हो जाता है? नेफ्रॉन शुरू हो जाता है। और नेफ्रॉन का ये जो सबसे ऊपर का भाग होता है, बाउल की तरह, जैसे कटोरा होता है, बाउल होता है, जो ग्लोमेरुला को इस तरीके से पकड़ के रखा हुआ है ना? तो इस तरह से जो पकड़ करके रखा हुआ होता है इसे हम सभी कहते हैं बोमन कैप्सूल। क्या कहते हैं इसे हम सभी? बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल को कभी कभी ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोल देते हैं क्योंकि यह ग्लोमेरुला को पकड़ के रखता है इस वजह से, पर इसका जो सही नाम है वो है बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल। अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर चलते हैं कि बोमन कैप्सूल ठीक है कोमल, कि बोमन कैप्सूल की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो बोमन कैप्सूल होता है ये क्या है? नेफ्रॉन का एक भाग होता है। क्या होता है यहाँ पर? नेफ्रॉन का भाग होता है। ठीक है, और जो नेफ्रॉन का ये भाग होता है यहीं पर ही ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, रक्त यहाँ पर छन जाता है। जब रक्त यहाँ पर छन गया तो क्या बना? बहुत ही भारी मात्रा में यूरिन बना, बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर मूत्र बन गया। तो आप क्या देखेंगे कि मूत्र यहाँ पर बन गया, यूरिन यहाँ पर बन गया, और जो ब्लड यहाँ पर आया था वो छन गया है और ब्लड अब यहां से बाहर भी चला गया। ब्लड आया, छना, ब्लड चला गया, ब्लड आया, छना, तो जो यूरिया था उसको मूत्र के रूप में वहीं पर ही रख लिया गया और बाकी जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो छना हुआ रक्त है, वो चला गया। अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे कि मूत्र बन गया है। अब मान लो कि आप दिन भर में 3 लीटर पानी पीते हो। वैसे तो कहा जाता है कि 5 से 5.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, पर ठंडी है मैम, कौन बार बार सुसु करने जाएगा, है ना, मन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना है। कम से कम आप लोग कम से कम 2.5-3 लीटर तो पानी पियो, है ना। अब चलो आपने 3 लीटर पानी पिया मैम की बात सुन के। अब मान लो कि 3 लीटर पानी आपने पिया और वो पानी मूत्र बना, मतलब 3 लीटर यहाँ पर मूत्र बना, और वो पानी जो आपने पिया वो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल गया। तो क्या ऐसा पानी पीने का कोई मतलब हुआ कि तुमने 3-4 लीटर पानी पिया और 3-4 लीटर तुमने सुसु कर दिया? ऐसे पानी पीने का कोई मतलब हुआ? नहीं ना। और हमारे शरीर की एक खासियत होती है कि हमारे शरीर में 70 से लेकर के 72%, 70 से 72% तक पानी की मात्रा होनी ही चाहिए। और आप सभी को यह पता होना चाहिए कि अगर 1% पानी भी हमारे शरीर से कम हो जाता है तो हमें बहुत तेज वाली प्यास लगती है, बहुत खतरनाक वाली प्यास लगती है। ठीक है, इसीलिए बीच बीच में अगर गड़गड़ करके पानी नहीं पी सकते, जो कि पीना भी नहीं चाहिए, तो सिप करके 1-2 सिप बीच बीच में पी लिया करो पानी। ठीक है, उससे आपकी हर एक कोशिका में पानी पहुंचेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि चलो 3 लीटर पानी आपने पिया और 3 लीटर पानी यहाँ पर यूरिन बन गया, मूत्र यहाँ पर बन गया। तो फिर ऐसे पानी पीने का क्या मतलब है कि पी करके फिर मूत्र में ही सब चला गया? तो इसीलिए यहाँ पर हमारा शरीर क्या बोलेगा? पानी का अवशोषण करो, पानी को बर्बाद मत करो, पानी को बाहर मत जाने दो, शरीर में रखो पानी को। ठीक है, उसका बार बार यहाँ पर अवशोषण करो, बार बार अवशोषण करो, बार बार अवशोषण करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यूरिन यहाँ पर बना
वो अब नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो नली होती है उसको हम सभी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और यहीं से ही पानी का अवशोषण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला घुमावदार हिस्सा आप देख रहे हो एक, है ना, लूप वाला हिस्सा, इसे हम सभी कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं इसे यहाँ पर? लूप ऑफ हेनले। और जो लूप ऑफ हेनले होता है, हिंदी में भी इसको हेनले का लूप कहते हैं, क्योंकि लूप है ना, इस तरह से गोलाकार आकृति है, लूप है। अब यहां पर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है बेटा यहाँ पर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और तेजी से पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, और साथ में ही यहाँ पर जो जरूरी सॉल्ट होते हैं, जरूरी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जरूरी खनिज लवण होते हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, उनका भी अवशोषण यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे चल रहा है, कि पानी को बार बार क्या किया जाए, यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाए, और जो सॉल्ट होगा जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाए। और फिर आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे करके जो मूत्र है उसकी मात्रा कैसी हो रही है? कम हो रही है। मूत्र कैसा हो रहा है? सांद्रित, यानी कि कंसंट्रेटेड हो रहा है, क्योंकि जल की मात्रा अब कम हो रही है। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा जिसको हम सभी क्या कह रहे हैं? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसके माध्यम से मूत्र को खींच करके कहां लेके आया जाएगा? इस वाले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और उसके बाद जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग का क्या मतलब होता है? कलेक्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला। तो ऐसे तो लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन आपकी किडनी में काम करते हैं, और वहां से मूत्र इस तरीके से क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। समझ आया बच्चा? यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको समझ आ गया होगा। और इसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यही आपका क्या है? पूरा का पूरा नेफ्रॉन होता है। यही क्या होता है? पूरा का पूरा नेफ्रॉन होता है, ठीक है। चलो सॉरी, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक। देखो, सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे हम सभी कहते हैं ग्लोमेरुला। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई देता है नेफ्रॉन का, इसे हम सभी कहते हैं बोमन कैप्सूल, यानी कि बोमन संपुट। ये वाला हिस्सा कहलाया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये वाला जो घुमावदार हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो हिस्सा दिखाई देता है इसे हम सभी कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड नली। और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है इसे हम सभी कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, प्रोसेस एक बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नहीं बताऊंगी, उसके बाद पिटाई लगेगी सबकी। तो मैंने आपको क्या बताया कि रक्त आ रहा है और रक्त यहाँ पर छन रहा है, रक्त आ रहा है, रक्त यहाँ पर छन रहा है। जैसे ही रक्त यहाँ पर छनेगा यूरिन बन जाएगा, मूत्र यहाँ पर बन जाएगा। अब मूत्र की मात्रा बहुत ज्यादा है, तुमने 3 लीटर पानी पी लिया, 3 लीटर मूत्र यहाँ पे बन गया है। अब इतना अगर मूत्र बाहर शरीर से निकलेगा तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो नेफ्रॉन होगा वह क्या काम करेगा? यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके माध्यम से करेगा? हेनले के लूप के माध्यम से यहाँ पर करेगा, कि जो भी यहाँ पर मूत्र होता है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है, पानी की मात्रा होती है उसको कम करना, मूत्र को कम करना, ठीक है। और फिर उसके बाद उसे संग्राहक नली के माध्यम से बाहर निकाल देना, ठीक है। बस यही है, यही क्या है आपका यहाँ पर नेफ्रॉन, यही काम यहाँ पर करता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे कि मैम रक्त आया और रक्त चला गया, तो कैसे आया और कैसे चला गया? तो यहाँ पर हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा। हमारी ये किडनी है, रक्त आ रहा है और रक्त जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, रक्त परिसंचरण पढ़ाया था, तो मैंने आपको समझाया था कि ऐसी रक्त नलिकाएं जो कि लाल रंग की दिखाई देती हैं, उनमें ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त आपको बहता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम बात करते हैं ब्लू कलर यानी नीले रंग की रक्त नलिकाओं के बारे में,
तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर समझाया था। तो चलो उसको एक बार फिर से बताती हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो ये हमारी किडनी है और किडनी में जो रक्त आ रहा है वह कैसे आएगा, इस लाल वाले से आएगा, है ना। और यह जो रक्त को लेकर के आ रहा है इसे हम सभी क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी, रीनल धमनी। ठीक है, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, दोनों तरफ। तो यहां पर अगर आप देखो तो सबसे पहले रीनल धमनी, रीनल धमनी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपकी रीनल धमनी होती है, बेटा ये डायग्राम बाद में आराम से बना लेना, ठीक है, अभी थोड़ा सा समझने के ऊपर फोकस करो। तो रीनल धमनी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, रीनल आर्टरी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि जो धमनी होता है इसका मतलब कि जो हृदय से रक्त को लेकर के शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचता है ना। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी यहाँ पर किडनी होती है वहां पर रक्त को लेकर के पहुंच रहा है, रक्त को लेकर के पहुंच रहा है, और उसी को हम सभी क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी यानी रीनल धमनी। रीनल धमनी में किस तरह का रक्त होगा, क्वेश्चन आएगा मन में कि रीनल धमनी में किस तरह का रक्त होगा। तो आंसर करना कि रीनल धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा। बिल्कुल ठीक बात है, धमनी है ना, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, लेकिन अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यूरिया और सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तभी तो छनने के लिए आया है यहाँ पर, रक्त यहाँ पर छनने आया है, तो ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन साथ में ही आप देखेंगे कि यूरिया और लवण भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि छनेगा ना रक्त यहाँ पर आकर के। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर रक्त पहुंचा, ग्लोमेरुला के माध्यम से नेफ्रॉन में पहुंचा, और नेफ्रॉन ने यहाँ पर क्या किया, रक्त को छानना यहाँ पर शुरू किया, रक्त को छान रहा है, छान रहा है, छान रहा है। जब रक्त यहाँ पर छन गया तो वापस यह रक्त क्या होगा, वापस क्या होगा, ये रक्त बाहर आएगा। ठीक है, और किसके माध्यम से यह आएगा बाहर, तो आंसर आपको यहां पर ध्यान में रखना है, रीनल वीन, क्या, रीनल शिरा, रीनल वीन। तो रीनल वीन के माध्यम से जो ब्लड होगा वह फिर से जो छना हुआ ब्लड होगा वो कहां पर आएगा, आपके किडनी से बाहर आएगा। कहां से आएगा, किडनी से बाहर आएगा। तो वृक्क से छना हुआ रक्त बाहर लेकर के कौन आता है, रीनल वीन। ठीक है, और रीनल वीन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रीनल वीन में कैसा रक्त होगा, फिल्टर्ड ब्लड, छना हुआ रक्त होगा, क्योंकि जो यूरिया था, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था, वो सब कहाँ पे रह गए, किडनी में ही रह गए, नेफ्रॉन के पास रह गए, उसने ब्लड को छान लिया, मूत्र उसने वहां पे बना दिया। तो अब जो छना हुआ रक्त होगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, और साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब फटाफट से इसको बना लो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हम बनाना चाहते हैं इसको। ठीक है, फटाफट से आप इसको यहाँ पे बना लो। चलो जल्दी से बनाओ इसे। कोई दीदी बना रहा है, कोई भाभी बना रहा है, बस यही चल रहा है यहाँ पर कार्यक्रम है। पढ़ लो बच्चों थोड़ा सा। आपसे पहले वाले बैच वाले बच्चे तो दीदी बोलते थे, हैं यहाँ पे एक नया लड़का आया है वो कह रहा भाभी। चलो ठीक है, हो सकता है चेहरा मिलता होगा आपकी भाभी से, थैंक यू, पर पढ़ाई पे ध्यान दो। आपसे पहले वाला जो बैच था वो दीदी बोलता था। चलो हो गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ओके, तो हो गया, ठीक है। हाँ चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम सब भी यहाँ पर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले पहले नंबर पर, अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, ठीक है, अरे अरे किसी को ब्लॉक नहीं किया गया है, डोंट वरी डोंट वरी, किसी को ब्लॉक नहीं किया है मोहित, रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि हमारी जो भी यहाँ पर किडनी है, किडनी में यहाँ पर क्या बन गया, मूत्र यहाँ पर बन गया, यूरिन यहाँ पर हमारा बन गया, मूत्र हमारा यहाँ पर बन गया है। ठीक है, नेफ्रॉन ने मूत्र यहाँ पर बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, कि जब मूत्र यहाँ पर बन जाएगा तो अब मूत्र बाहर भी तो निकाला जाएगा,
किडनी से बाहर निकाल करके मूत्र को बाहर शरीर से लेकर के फेंकना है बाहर, है ना। तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है सबसे पहले कि मूत्र जो होगा वो बाहर निकलेगा, और दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। तो जिस नलिका के माध्यम से मूत्र बाहर निकलता है उसे हम सभी कहते हैं यूरेटर्स। क्या कहेंगे? यूरेटर्स, मूत्र नलिकाएं। बहुत सारी पुस्तकों में मूत्र वाहिकाएं भी लिखा हुआ है, तो मूत्र नलिकाएं, मूत्र वाहिकाएं, ठीक है, जो आपका मन हो। तो आप यहां पर क्या देखोगे, एक इस तरह से और दूसरी उधर से नलिका आती हुई दिखाई देगी, और यह जो नलिका यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी इसे हम सभी कहते हैं यूरेटर्स यानी मूत्र नलिका। और मूत्र को ये कहां तक लेके जाता है, एक बड़े से सेक, एक बड़ी सी थैली आपको यहाँ पर दिखाई देती है, और इस थैली को हम सभी कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं इस थैली को हम सभी? मूत्राशय, यानी कि यूरिनरी ब्लडर। और जब हम यूरिनरी ब्लडर के बारे में बात करते हैं और यूरिनरी ब्लडर 3/4 यानी कि 3/4 भर जाता है, तब फिर हमें क्या लगता है कि अरे सुसु करने जाना है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब मूत्राशय 3/4 यानी कि 3/4 भर जाता है, तब हमें सेंसेशन होता है कि हमें यूरिनेशन करना है। और फिर नीचे, मूत्राशय के नीचे यहां पर आपको एक मार्ग दिखाई देता है, एक द्वार दिखाई देता है, जिसे हम सभी मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से जो यूरिन होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिन पास यहाँ पर कर दिया जाता है, जिसको हम सभी क्या कहते हैं? यूरिनेशन यानी कि मूत्र विसर्जन कहते हैं। और नॉर्मली तौर पर अगर हम देखें तो यह क्या कहलाता है, यहाँ पर मिक्टुरेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, मूत्र विसर्जन के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। मूत्र का विसर्जन यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है बच्चों, समझ आया कि आ गया यहाँ तक? चलो, तो ये जो सारे अंग आपके होते हैं ना, किडनी, मूत्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये सब मिलकर के हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी कि मूत्र प्रणाली भी बनाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि जब कभी भी हम लोग मूत्र के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो मूत्र 3 चरणों में बन रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मूत्र 3 चरणों में यहाँ पर बन रहा है। इसका जो पहला स्टेप होता है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में हम सभी केशिका गुच्छे निष्पादन या निष्पदन के रूप में यहाँ पर जानते हैं। इसका यह मतलब हो गया कि इस तरीके से आपका बोमन कैप्सूल है, यहाँ पर ग्लोमेरुला है, और यहाँ पर मूत्र बना, और यहाँ पर आपका मूत्र बना, और जो भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन था, जो भी यहाँ पर छनन था वह हुआ, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर आप देखते हो कि मूत्र का पुनः अवशोषण किया जाता है, यानी कि जो उसमें पानी है, जो उसमें जल है, जो सॉल्ट है, उसका पुनः यहाँ पर अवशोषण किया जाता है, और उसके बाद सिक्रेशन यानी कि श्रावण, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये लाइन से आपको याद होना चाहिए कि जो मूत्र बनता है वह 3 स्टेप में बनता है, 3 चरणों में यहाँ पे बनता है, और इसका जो बढ़ता हुआ क्रम है वह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? तो चलो ठीक, ओके। अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब हम मूत्र के बारे में बात करते हैं तो मूत्र में वाटर की मात्रा, जल की मात्रा कितनी होती है? मोहित वर्मा कह रहे हैं कि मैम जल्दी खत्म करो, इसको कौन सा अमृत बन रहा है? मोहित वर्मा, कॉमन सेंस होती है, कॉमन सेंस है तुम में, बात करने की तमीज है बेटा। अगर तुम्हारे जीवन में ये चीज ना बने ना, मूत्र ना बने, ठीक है, बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाएंगी जीवन में। और थोड़ा तमीज से बात करो, ठीक है? कोई एडिटर है यहाँ पे? ये मोहित वर्मा नाम का लड़का है, उसको ब्लॉक करिए, सबसे लेफ्ट साइड में। चलो, तो आगे यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी यहाँ पर मूत्र बन रहा है उसमें आप सभी देखेंगे कि 95% आप देखोगे कि वाटर
कि अगर आप यहाँ पर बात करें तो वाटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आप वेस्ट मटेरियल देखते हो, जैसे कि यहाँ पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो 2% वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं 2.6% यूरिया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, यानी क्रिएटिन प्रोटीन की कुछ मात्रा भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। 0.3% यूरिक एसिड देखने के लिए मिलता है। मूत्र का जो पीएच होता है वो होता है 6 से लेकर के 7.5 तक, इसका पीएच आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ में ही एक हार्मोन होता है जो मूत्र बनाने में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सहायता करता है, और इसे हम सभी कहते हैं वासोप्रेसिन हार्मोन। इसे हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, वासोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो ये वाला पार्ट है ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि मूत्र बनाने के लिए कौन से हार्मोन की यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो आंसर करना वासोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब हम यहाँ पर देखते हैं मूत्र के बारे में, तो मूत्र पीले रंग का होता है। क्या होता है यहाँ पर, मूत्र पीले रंग का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और यह पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो आंसर करना एक पिगमेंट, एक वर्णक यहाँ पर पाया जाता है जिसे हम सभी कहते हैं यूरोक्रोम। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसकी वजह से हो रहा है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, मूत्र में जो दुर्गंध आती है, जो स्मेल यहाँ पर आती है, वह किसकी वजह से आएगी, तो आंसर करना अमोनिया। किसकी वजह से आती है, अमोनिया। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कई बार हम सभी पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करते हैं, सुलभ शौचालय, सभी ने नाम सुना होगा सुलभ शौचालय। तो कई बार ऐसा होता है कि सुलभ शौचालय आप पहुंचे, आप गए हो वहां पर यूरिनेशन करने के लिए, मूत्र करने के लिए, यूरिन करने के लिए, और इतनी गंदी बदबू वहां पर आती है कि नाक दबा करके वापस भाग जाते हैं, सांस रोक करके बाहर वहां पर भागना पड़ता है ना, ऐसा कई बार स्थिति हुई होगी। तो यहाँ पर आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्मेल आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि स्मेल आ रही है। तो देखो बेटा, जब हम यूरिया निकाल रहे हैं, मूत्र के माध्यम से यूरिया निकाल रहे हैं, तो जो यूरिया होता है ना वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ओके, तो जो आसपास की बैक्टीरिया होती हैं वह क्या काम करती हैं, वो कहती हैं कि भाई मूत्र का अपघटन करो, मूत्र का अपघटन करो, यानी कि उसका डिकम्पोजिशन करो, उसको सरल भागों में यहाँ पर बांटो। और वो कंसंट्रेटेड होता है, काफी ज्यादा सांद्रित होता है। तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो मूत्र होता है, अगर हमने उसमें पानी डाल दिया तो वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल डाइल्यूटेड हो जाएगा, बदबू नहीं आएगी और साफ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपने उसमें पानी नहीं डाला, ऐसे ही है, तो आसपास की जो बैक्टीरिया होती है वो आकर के वहां पे डीकम्पोजिशन करने लगती है, यानी अपघटन करने लगती है, और यूरिया को सिंपल भाग यानी अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया में यहाँ पर बांट देती है। और जो अमोनिया होता है वो बहुत ही एक तेज दुर्गंध देने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। मैम मिल्क पीने से ज्यादा ही यूरिन बनता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोक्रोम वेस्ट मटेरियल है, हाँ ये भी वेस्ट ही होता है। मैम मूत्र विसर्जन से 3 इडियट की याद आ गई। ठीक है, ओके, आज मैंने फॉर्म भर दिया है मैम, बहुत अच्छे बच्चों, फॉर्म वॉर्म भरना शुरू कर देना तुम लोग। ठीक है, चलो, तो ये क्या था बच्चों यहाँ पर आपका यूरिन के बारे में बात। ठीक है, अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कौन कौन से रोग यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, और जो स्टोन वगैरह बनता है, किडनी में स्टोन बनता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझाऊंगी। और कल मैं लूंगी आप लोगों का टेस्ट। ठीक है, किस चीज का टेस्ट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र क्या ही कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को कितना याद है और कितना नहीं याद है। ठीक है, और सभी बच्चे यहाँ पर ना जरूर 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 क्या करेंगे, फॉर्म भरना शुरू करेंगे। मैं एक बार आपको डिटेल्स थोड़ी सी बता देती हूँ। कल बता नहीं पाई थी, शायद मैं चली गई थी। ठीक है, मैं बता देती हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका, तो 20 तारीख को, यानी कि आपका परसों है ना, तो परसों ये नोटिफिकेशन आपका आया था
और लास्ट डेट पूछ रहे हो बच्चों, लास्ट डेट है 9 तारीख, 9 जनवरी लास्ट डेट आप लोगों की रहेगी फॉर्म भरने की। तो आप सभी फॉर्म उसका भर लेना, ठीक है। चलो, ठीक है, 9 तारीख लास्ट डेट है, तो भर लेना, ठीक है। चलो, तो कल की क्लास में पर जल्दी ही भर लेना, क्योंकि फिर क्या होता है ना, सभी बच्चों को होश आएगा न्यू ईयर के बाद, और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए आएंगे, और फिर क्या होता है कि विंडो बहुत बिजी हो जाती है, फॉर्म भर नहीं पाते हैं। तो अभी से ही फॉर्म भर लेना तुम लोग, ठीक है। और ध्यान रखना कि नाम की स्पेलिंग गलत मत करना, मम्मी पापा का नाम वही लिखना जो 10th और 12th के सर्टिफिकेट में है, राइट। और अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरना। कई बार कुछ बच्चों की दो दो डेट ऑफ बर्थ होती है, एक डॉक्यूमेंटल होती है और एक जो उनकी ओरिजिनल होती है। तो जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ना, वही आपको भरना है, ठीक है। तो अब कल मिलूंगी, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो, रिवीजन सभी कर लेना। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि कल मैं इसके होने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी, जो कि 5 या 10 मिनट का टॉपिक है, और देन उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। तो सभी प्रिपेयर करके आएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।